हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे और हम लोगों का क्लास 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्लास 2 करेंगे। क्लास 1 में हमने प्रिलिमिनरी और इंटरप्रिटेशन क्लॉज को पढ़ा है, यानी कि सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर 1 में आते हैं। चैप्टर 1 में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर 1 में सेक्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1, और ये सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 9 तक है। ठीक है, तो हम लोग आज चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। सुनाओ, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 3 को देखते हैं। सेक्शन 3 क्या बोलता है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। सेक्शन 3 तीन टर्म्स को डिफाइन कर रहा है: कम्युनिकेशन को, एक्सेप्टेंस को और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स को। यानी कम्युनिकेशन क्या होगा? तो जैसे क्लास 1 में हमने प्रपोजल का डेफिनेशन पढ़ा था कि प्रपोजल के लिए भी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस के लिए भी हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या होता है और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है, ये भी हम लोग आज देखते हैं। तो क्या इसमें कहा जा रहा है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ये तीन चीज़, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस रिस्पेक्टिवली, सारी चीज़ों का एक्सेप्टेंसेस। ठीक है, आर डीम्ड टू बी मेड, ये एक्चुअल सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, आर डीम्ड टू बी मेड by an act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. आर डीम्ड टू बी मेड, ये मान लिया जाएगा कि कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी, यानी कि किसी पार्टी, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, दोनों में से किसी एक भी पार्टी के किसी एक्ट से, किसी काम से, किसी कृत्य से, ठीक है, बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, पार्टी का इंटेंशन है, कुछ ऐसा काम करता है पार्टी जिससे उसका इंटेंशन जाहिर होता है कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है अपने प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन को। और अगर इंटेंशन नहीं भी है तो विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, यानी कि इंटेंशन ना भी हो लेकिन उसके काम से, उसके कृत्य से, उसके ओमिशन की वजह से लॉ ने मान लिया है कि कम्युनिकेशन हो गया है। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन। अब अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? The communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? मान लीजिए दो बंदा है, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। ए बंदा को प्रपोज करता है कि आप मुझे अपना घर 10 लाख रुपीज़ में बेच दो। ठीक है, तो ये प्रपोजल है। ये प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा? The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. यानी कि बी के नॉलेज में जैसे ही आ जाता है कि ए क्या कहना चाह रहा है, मान लिया जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट कर दे। हम ये मान के चलते हैं कि बी यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो उस केस में बी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करेगा ए को। ठीक है, और एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन होगा वो दो स्टेज में कंप्लीट होगा। पहला ए के लिए, दूसरा बी के लिए। तो देखते हैं ए के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा और बी के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा अगले पैरा में। इसमें ये पैरा पढ़िए, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर। प्रोपोजर यहाँ कौन है? ए प्रोपोजर है। उसके लिए कब कंप्लीट होगा?
as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. यानी कि बी जब भी एक्सेप्टेंस का लेटर ट्रांसमिशन में कर दे, यानी कि लेटर भेज दे उसको, उस लेटर को भेजने का क्रम स्टार्ट कर दे, पोस्ट ऑफिस में जा कर के डाल दे, ठीक है, और इस कदर डाल दे कि अब वो चाह के भी वापस नहीं ले सकता अपने लेटर को, पोस्ट ऑफिस जा कर के भी अब उसे वापस ना मिले, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। अब बी के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, वो उसके भी अगले पैरा में लिखा है, ये पैरा पढ़िए। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जैसे ही प्रपोजर के नॉलेज में बी की चिट्ठी, एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी आ जाती है, यानी कि जैसे ही ए को बी की एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी मिल जाती है, उस दिन, उसी क्षण, उसी समय बी के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि प्रपोजल कब कंप्लीट होता है और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। प्रपोजल जो है एक ही स्टेज में कंप्लीट होता है, ए बी को प्रपोज कर रहा है, तो बी के नॉलेज में जैसे ही प्रपोजल आ जाता है प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक्सेप्टेंस दो स्टेज में होता है, पहला स्टेज में ए के लिए, दूसरा स्टेज में बी के लिए। ए के लिए कब, जब बी एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दे और ऐसा डाल दे कि अब बी उसे वापस ना ले सके, लेटर को वापस ना ले सके, तो ए के लिए एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। और जब भी वो लेटर बी तक पहुंच जाए, बी के नॉलेज में आ जाए, तो बी के लिए एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ और होता है ना, रिवोकेशन। रिवोकेशन क्या होता है कि मान लीजिए ए ने कुछ प्रपोज किया और बाद में ए डिसाइड करता है प्रपोजल पहुंचने से पहले कि नहीं, मुझे ये प्रपोजल नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो वो एक रिवोकेशन का लेटर भी दे सकता है साथ ही साथ में। उसी तरीके से अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया ए का प्रपोजल को और बी बाद में डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था एक्सेप्ट, तो बी भी रिवोकेशन का एक लेटर डाल सकता है। और कब माना जाएगा रिवोकेशन का लेटर कंप्लीट, ठीक है, ये अगले पैरा में लिखा हुआ है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट as against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it। हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी है, ए बी को प्रपोज करता है कि वो 10 लाख रुपए में बी का मकान खरीदना चाहता है। बाद में ए को ख्याल आता है कि नहीं, वो उसने गलत कर दिया, ठीक है, तो वो रिवोकेशन का एक लेटर लिखता है। तो रिवोकेशन का लेटर कब माना जाएगा कि कम्युनिकेट हो गया बी को, जब भी when it is put into a course of transmission, ठीक है, जैसे ही वो लेटर पोस्ट करेगा पोस्ट ऑफिस में जा कर के, ठीक है, और इस तरीके से पोस्ट ऑफिस में डाल दिया जाएगा कि अब ए चाह करके भी अपने लेटर को वापस ना ला पाए वापस घर, तो ये मान लिया जाएगा ए के लिए रिवोकेशन अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन केवल ए के लिए रिवोकेशन कंप्लीट होने से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, बी के लिए भी रिवोकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए लास्ट पैरा में दिया हुआ है कि बी के लिए कब कंप्लीट होगा रिवोकेशन, एज अगेंस्ट द पर्सन टू इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। जैसे ही बी के नॉलेज में आ जाएगा ए का रिवोकेशन, बी के लिए भी रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अब ये कंप्लीट रिवोकेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन 5, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि कब कब हम लोग प्रपोजल को रिवोक या एक्सेप्ट कर सकते हैं, टाइम क्या होगा। ए और बी में प्रपोजल तो हो गया, ए ने प्रपोज कर दिया बी को कि मुझे बी का मकान खरीदना है 10 लाख रुपए में, ठीक है। अब ए रिवोक करना चाहता है, तो कब तक उसके पास समय होगा रिवोक करने का। ऐसा तो नहीं है कि ए प्रपोज किया, बी एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद भी आप
उसके बाद काम स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप रिवोक कर रहे हो अपने प्रपोजल को, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 5 में एक टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। टाइमिंग क्या है, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड, a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. सपोज ए और बी, फिर इसी उसी एग्जांपल में आते हैं, ए और बी, ए ने प्रपोज किया बी को कि वो बी का मकान 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता है। अब ए को बाद में पछतावा हुआ कि वो गलत किया, तो उसने अपने ऑफर को, अपने प्रपोजल को रिवोक करने का डिसाइड किया और वो रिवोकेशन के लिए एक लेटर भेजा। अब रिवोकेशन का लेटर जो है वो कब तक पहुंच जाना चाहिए बी तक, तो उसका आंसर लिखा हुआ है, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो हम लोगों ने सेक्शन 4 में पढ़ा हुआ था कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, कब तक हो सकता है, तब तक जब तक बी का एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट ऑफिस में ना चला जाए इस तरीके से कि बी अब उस लेटर को घर वापस अपने ना ला सके, ठीक है। उस समय से पहले तक ए का लेटर बी को, रिवोकेशन का लेटर बी को पहुंच जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लेट होता है तो रिवोकेशन का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अब ये हम लोग देख लिए कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है। तो ये सेकंड पैरा में दिया हुआ है, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि फिर से उसी एग्जांपल में आते हैं, ए बी को प्रपोज कर रहा है कि वो 10 लाख रुपए में बी का मकान खरीदना चाहता है। अब पहले पैराग्राफ में ए ने डिसाइड किया था कि वो अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है। अब बी डिसाइड करता है कि उसने एक्सेप्टेंस तो कर लिया है और बी रिवोक करना चाहता है। वो कब तक कर सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यानी कि बी, हम लोग सेक्शन 4 में पढ़े थे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होता है, जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर यानी ए के नॉलेज में आ जाए। तो ए के नॉलेज में एक्सेप्टेंस का लेटर आने से पहले बी को अपना प्रपोजल रिवोक कर देना। चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन 6 में, रिवोकेशन हाउ मेड। देखिए रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए ए है और बी है, ए ने बी को प्रपोज किया कि मैं आपका मकान 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ए अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है या फिर बी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है। वो कैसे करेगा, कब तक कर सकता है, ये हमने देख लिया सेक्शन 5 में। कैसे करेगा ये हम लोग सेक्शन 6 में देखेंगे। बाय अ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, एक नोटिस भेज करके कर सकता है, एक लेटर लिख करके भेज सकता है, ठीक है। बी बाय लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। मान लीजिए ए ने बी को ऑफर किया था कि मैं आपका मकान कर दूंगा 10 लाख रुपए में, आप 15 दिन के अंदर अंदर मुझे लेटर लिख करके अगर एक्सेप्ट कर लें तो, और बी नहीं कर पाया, उस केस में भी रिवोक हो जाएगा ये, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। या फिर अगर लेटर में अगर 15 दिन का या फिर किसी भी समय का अगर मेंशन नहीं है तो एक रिजनेबल टाइम जब खत्म हो जाएगा, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, फिर वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब होगा नहीं उसके बाद एक्सेप्ट करने का। तीसरा है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। और कंडीशन प्रेसिडेंट अगर बी फुलफिल नहीं कर पाता है, मान लीजिए ए ने लेटर लिखा कि मैं 10 लाख रुपए में आपका मकान खरीदूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे पोजीशन 1 महीने के अंदर चाहिए, ठीक है, मुझे मकान का कब्जा 1 महीने के अंदर चाहिए। बी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बी ने बोला कि मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका रिवोकेशन हो जाएगा, ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं रहता है प्रपोजल का। फोर्थ, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। अब ए ने प्रपोज किया बी को और उसके बाद ए पागल हो गया या मर गया, ठीक है, और इसकी मौत की खबर या पागलपन की खबर बी को एक्सेप्ट करने से पहले मिल गई। ये बात ध्यान में रखिएगा, बी को अगर प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद इंसैनिटी या मृत्यु की खबर मिली है तो ये प्रपोजल रिवोक नहीं होगा, ठीक है।
ये मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी बस इतना जान लीजिए आप। मगर बी इस केस में अगर बी को ए की मृत्यु या पागलपन की खबर मिल जाती है उस बी के एक्सेप्ट करने से पहले, तो फिर प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। ये 4 तरीका है, सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। आते हैं सेक्शन 7 में। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। देखिए सिंपल बात है, यहाँ पर सिंपली ये बात बोला गया है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन एब्सोल्यूट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। यानी कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ए ने प्रपोज किया है बी को कि मैं आपका मकान 10 लाख रुपए में खरीदूंगा, बी बोलता है कि नहीं 10 नहीं 12 देना पड़ेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रपोजल रिवोक हो गया, क्योंकि वहाँ पर एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया, शर्त के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो आप, तो प्रपोजल रिवोक हो गया, आप एक्सेप्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अब यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर क्या हो सकता है? एक्सेप्टेंस यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। लेटर लिख करके हो सकता है, फ़ोन के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, पब्लिक नोटिस के थ्रू हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन अनयूजुअल मैनर नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं पीजियन को चिट पकड़ा करके एक्सेप्ट करूँगा, तो अब वो ज़माना है नहीं, अब वो अनयूजुअल मैनर है, तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस अब आज के डेट में नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या व्हाट्सअप में एक्सेप्टेंस अगर कोई करता है किसी प्रपोजल का, तो वो एक्सेप्टेंस मान्य होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। चलिए आते हैं सेक्शन 8 में। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल। पहला है परफॉर्मेंस और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है। इसका मतलब है पहला परफॉर्मेंस कब मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस आपने कर लिया है, जबकि आपने एक्सेप्टेंस का कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई लेटर नहीं लिखा, इसके बाद भी मान लिया जाएगा कि आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। पहला परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्म कर दिया। ए ने बोला बी को कि मुझे 10 लाख रुपए में मकान दे दो अपनी, बी सीधा गया बी के नाम पे, ए के नाम पे अपनी मकान लिख के आया। आपने परफॉर्म कर दिया। जैसे ही आपने परफॉर्म कर दिया, भले ही आपने एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन आप मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन। ए क्या ना लेटर के साथ साथ ही 10 लाख रुपए भेज देता है, ठीक है, बोलता है मुझे 10 लाख रुपए में अपना मकान दे दो, प्रपोजल है मेरा। बी क्या करता है, 10 लाख रुपए रख लेता है, बी 10 लाख रुपए अपने पॉकेट में रख लेता है। तो भले ही बी फॉर्मली रिप्लाई एक्सेप्टेंस का ना करे, उसके बाद भी ये मान लिया जाएगा कि बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। सेक्शन 8 समझ में आ गया आपको। सेक्शन 9, promises expressed and implied. In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. In so far such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. In words, ठीक है, और अदरवाइज देन इन वर्ड्स, यानी कि अगर मुंह से बोल करके अगर आप प्रपोज कर रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो, मुंह से बोल करके मीन्स लिख करके भी इन वर्ड्स ही बोला जाता है। बोल कर लिख कर अगर आप कर रहे हो तो वो बोला जाएगा कि एक्सप्रेस्ड आपका प्रॉमिस है, या एक्सप्रेस्ड प्रपोजल है और एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर आप बिना कुछ बोले कर रहे हो, इम्प्लाइडली कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप अपने घर पे गार्डन में बैठे हुए हो, सुबह सुबह एक लेबर आता है आपके घर में पूरा गार्डनिंग कर देता है, सुबह से लेकर के शाम तक आपके सामने करता रहता हो, आप कुछ नहीं बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर ना उसने को ऑफ़र किया ना आपने को एक्सेप्टेंस किया, ना आपने कुछ ऑफ़र किया ना उसने कुछ एक्सेप्टेंस किया, दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया, लेकिन वो आपके सामने आपके घर की गार्डनिंग करता रहा बिना कुछ बोले, बिना कुछ बातचीत किए, ठीक है। आप चुपचाप उसको देखते रहे। इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एक्सप्रेस्ड नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है आपने, ठीक है। उसने भी कुछ नहीं बोला ना आपने बोला, ना आपने ऑफ़र किया ना उसने ऑफ़र किया, ना आपने एक्सेप्ट किया ना उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि मैं आपके दिन भर की गार्डनिंग कर दिया मैंने, आप मुझे पैसे दे दो, आप पैसा देने के लिए बाध्य हो, यू आर बाउंड टू पे हिम, ठीक है। यस, यही रूल होता है, यही कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं आज, कल हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। चैप्टर 2 का सेक्शन 10 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये कल हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेरे वीडियोस को बार बार देखिए तो आपको समझ में आएगा कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डेप्थ होते हैं, तो इसको बार बार वीडियोस को देखना आपको मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। लेकिन एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया तो फिर इसको निकाला नहीं जा सकता है। चलिए, अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।